तो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जयदीप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स बता देता हूँ मैं अपने। ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं अपने, जो मैं तैयारी के फेज़ में था। तो 2022 के सीजन, जो रिसेंट सीजन मैंने दिया था, उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 455 आई थी। उससे पहले 700 के आसपास थी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर। तो बच्चों, सीएजी हो गया, ये एमटीएस सीएचएसएल क्लियर थे। एनटीपीसी हो गया अपना, हरियाणा सीटी के थ्रू पटवारी मिली थी मेरे को, जो भी रिसेंट हुआ है 2024 में जिसका रिज़ल्ट आया। डीएसएसबी हो गए। तो लगभग इनसे ज़्यादा ही डीएमआरसी हो गया, जो मैंने यहाँ पे नोट भी नहीं किए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो ये मेरे बारे में जान लीजिए कि ये मैंने एग्ज़ाम कवर किए हैं। अगर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो बच्चों आप भी कर सकते हैं। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। इम्पॉसिबल का आयाम हटा दो तो पॉसिबल बनता ही है। तो आपको करके ही दिखाना, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए, या जो भी आपने सोच रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहिए, आपको करना है तो 100% दो अपना। 100% दोगे तो 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये हम करेंगे स्पेक्ट्रम बुक से। एक बार इसको फिनिश करेंगे, फिर लक्ष्मीकांत की तरफ देखेंगे, फिर उसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला चैप्टर देख लेंगे कि पहले चैप्टर में है क्या, यूनिट कितनी है, क्या क्या है इसमें। यूनिट 1 में देखेंगे सोर्सेज एंड अप्रोचेज, क्या क्या सोर्स है भाई, क्या क्या उनकी अप्रोच हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें देखेंगे एक तो आर्चीवल मटेरियल, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आर्चीव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स देखेंगे हम इसमें। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर, ऐसे ऐसे करके हर यूनिट, हर चैप्टर कवर करेंगे इस बुक का हम। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। भाई फर्स्ट चैप्टर में है क्या क्या, लाइन बाय लाइन करेंगे इसको ख़त्म हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में है सोर्सेज एंड अप्रोचेज। भाई सोर्स कौन कौन से हैं और उनकी अप्रोच कौन कौन सी है। सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेजर अप्रोचेज। चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको देख लेंगे। इसमें मेनली यही बताया जाएगा कि भाई सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। वो मोस्टली होंगे अपने गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, जो मोस्टली माने जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसी के जो भी पेपर होंगे वेरियस लेवल पे भी मानेंगे हम। एन एविडेंस ऑफ हिस्ट्री मटेरियल इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इन इंडिया। कौन कौन सी, एक तो 18वीं सेंचुरी से, एक 20वीं सेंचुरी से, यहाँ से मोस्टली रिकॉर्ड मिलेंगे, 18 सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी से। इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन टू आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब है जो कलेक्शन होता है अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का और डॉक्यूमेंट्स का, उसको आर्चीव्स बोलते हैं। आर्चीव्स पुराने डॉक्यूमेंट मतलब। यूजली प्राइमरी sources document, that is document that have been created as a necessary part of some activity, या वो डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थे, किसी रिलेटेड हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, या फिर लीगल, सोशल और कमर्शियल, ऐसे किसी काम के लिए। दे आर यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट कॉन्सिक्वेंसली रिटन और क्रिएटेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू ए फ्यूचर जनरेशन। ये वे डॉक्यूमेंट थे, जैसे आज के टाइम पे कोई टीएम वगैरह लेटर जारी कर दिया, कुछ भी कोई काम सोसाइटी में करने के लिए होते थे। जरूरी नहीं है कि भाई फ्यूचर में इंफॉर्मेशन के लिए हो, नहीं। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्चीव्स रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब जो पेपर है गवर्नमेंट एजेंसीज के, वे जो कि वेरियस लेवल्स पे हैं। तो पहले पैराग्राफ का कोई ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंस, बस इसमें यही है, एक तो 18वीं सेंचुरी से मिलेंगे, एक 20वीं सेंचुरी से। अच्छा, कहाँ से मिलेंगे, जो आर्चीव्स कौन कौन से आर्चीव्स माने जाएंगे, वे डॉक्यूमेंट होंगे जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के होंगे वेरियस लेवल पे। अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें मेनली क्या देखा रखा है पैराग्राफ में कि जो रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 से 1857। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड है ना, वे हमें बताते हैं कि भाई कैसे कैसे ट्रेड होता था, कब से कब, 1600 से 1857 के बीच में, क्योंकि 1600 में बनी थी और 1857 में ब्रिटिश जो क्राउन था उन्होंने
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था कंपनी के हाथों से सिपाही मिटने के बाद। When the British Crown took over the administration, it also kept a large variety and volume of official records। भाई उन्होंने भी रखना था, जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने भी एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहिए हैं। और जो ये रिकॉर्ड है ना, दीज रिकॉर्ड्स हेल्प हिस्टोरियन टू, ये जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं हिस्टोरियन, उन्हें हेल्प करते हैं ट्रेस करने के लिए कि भाई स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज कैसी डेवलपमेंट हुई है हमारी, कैसे हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की है, साइकोलॉजी क्या थी जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके दिमाग में, ये रिकॉर्ड ही बताते हैं। अच्छा, और जो रिकॉर्ड हैं और कहाँ से मिलेंगे हमें, द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी भी मिलेंगे हमें, जैसे पोर्टुगीज़ आए थे उस टाइम पे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, वे भी हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पत्र वगैरह जारी किए होंगे, उनसे हमें ट्रेस करने को मिलेगा कि वो उस टाइम पे चल क्या रहा था। आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करेंगे। कौन कौन से वहाँ की सेंचुरी की, 17 और 18 सेंचुरी की। दे आर प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। भाई जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री थी या फिर हमारी जो पॉलिटिकल सेटअप था ना, उसको जानने में हेल्प करते हैं ये। उस टाइम पे इकोनॉमी मतलब क्या क्या एक्टिविटी चल रही थी, बार्टर सिस्टम था या कॉइन्स थे या क्या था, और पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, भाई किंग्स के मानते थे या फिर खुद का कुछ था अपना। अब इसके बाद हम देखेंगे, वो हम आगे देख लेते हैं। देर आर ऑल्सो मैनी कंटेम्प्रेरी एंड सेमी कंटेम्प्रेरी वर्क। अब देखो उस टाइम पे कुछ ना कुछ बायोग्राफी भी लिखी गई होगी, मेमोइर्स मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो खुद की नॉलेज से लिखते हैं, वो भी होंगे। वो जो ट्रैवल अकाउंट कहीं ना कहीं जो घूमने जाते थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, वे हमें कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। विच गिव अस इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल ग्लिम्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ 18 एंड 19 सेंचुरी। सारी चीज़ अब 18 और 19 सेंचुरी की बातें चल रही हैं कि भाई उस टाइम पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मॉडर्न की बातें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे अब न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। तो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर पार्ट ऑफ 18 सेंचुरी। जो 18 सेंचुरी थी ना, उसके लेटर पार्ट में आए थे न्यूज़पेपर और जर्नल। अच्छा, न्यूज़पेपर में सारी खबर कवर होंगी, जैसे अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, भाई उस टाइम पे क्या होने लग रहा था, रेलवे कब आई थी, कब जाके वहाँ पे कौन सा धर्म बंद हुआ, कौन सा बना, तो ये सारी चीज़ें। एंड दे प्रोवाइड वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट के बारे में बताता है। ये मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी स्पेशली इन द 19th सेंचुरी। अदर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड ओरल एविडेंस, भी जो मुँह जबानी बताते थे पहले के लोग, क्रिएटिव लिटरेचर जो पोएम लिखी हुई है, एंड पेंटिंग्स। तो और जो अपने वे ये तीन और मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। ये हर एस्पेक्ट के बारे में हमें बताता है। अब हम देखेंगे आर्चीवल्स मटेरियल्स की, भाई किस किस टाइम से हम क्लासीफाई कर सकते हैं जो हमें मिला उसको। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड की 4 हैं। तो सबसे पहले है अपनी सेंट्रल, फिर है स्टेट, फिर है जो इंटरमीडिएट जो बीच की है, और जो सबॉर्डिनेट जो नीचे वाली है अपनी अथॉरिटी। इससे अलग अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर प्राइवेट। तो प्राइवेट आर्चीव्स भी है जो पहले की थी भाई, और एंड आर्चीवल सोर्सेज अवेलेबल अब्रोड, जो बाहर के देशों में है, उसमें भी कुछ हिंदी का अपने इंडिया का टच है, तो वो भी हमें बता सकते हैं कि भाई पहले क्या क्या हुआ था। अब हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स। मैंने अभी 4 बताए हो, सेंट्रल, स्टेट, सबॉर्डिनेट और प्राइवेट। तो इन चारों में अब सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो सबसे इम्पोर्टेंट है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। जो नेशनल आर्चीव्स इंडिया का, ये आ जाएगा कि ये है कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये क्वेश्चन बना भी हुआ है। कंटेन मोस्ट ऑफ द आर्चीव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के हैं वे आर्चीव्स बहुत ज़्यादा इसमें कंटेन होंगे, भाई क्या क्या होंगे क्या क्या नहीं है। दिस प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल, मतलब ऑथेंटिक है ही है, अगर गवर्नमेंट का है तो रिलायबल हम कर सकते हैं इस पर। रिलायबल सोर्स मटेरियल ऑन वेरीड एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द रिकॉर्ड विद द नेशनल आर्चीव्स कम अंडर वेरियस ग्रुप्स। ये कई ग्रुप्स में है, जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेज हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांचेज हैं। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेक्रेटेरिएट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपिंग, मतलब कि दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अब अपने रिकॉर्ड्स होंगे। कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेस, जैसे कि पब्लिक और पब्लिक जर्नल, रेवेन्यू, पॉलिटिकल अलग होगा, मिलिट्री अलग होगा, सीक्रेट जो फाइल होंगी वे अलग होंगी, कमर्शियल फाइल अलग होंगी, जुडिशियल अलग होंगी, एजुकेशन अलग होंगी। एंड ए सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वर केप्ट फॉर ईच ऑफ दिस ब्रांचेस। हर एक ब्रांच का अलग अलग रिकॉर्ड होगा,
और द डिपार्टमेंट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से हाईलाइट कर दिया मैंने, कि जो जेम्स रेनल है वो हमारे सबसे पहले सर्वेयर जनरल थे बंगाल के, कब 1767 में, 1767 में। जेम्स रनल फर्स्ट सर्वेयर जनरल of Bengal in 1767. The survey of India began to scientifically map the unknown regions of country and its boundary records. The records of survey of India as well as the जर्नल एंड मेमोयर्स ऑफ सर्वेयर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ऑन जोग्राफी, ये सिर्फ जोग्राफिकल मैटर पे नहीं करते थे रिकॉर्ड, ये सोशो इकोनॉमिक्स भी देखते थे कि भाई सोशली जो लोग हैं वो कितने अपलिफ्ट हैं या कितने गरीब हैं, एंड द अदर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। द प्रोसीडिंग ऑफ द पब्लिक जुडिशियल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट प्रोवाइड, अब जो प्रोसीडिंग होती थी किसकी, पब्लिक की, पब्लिक प्रोसीडिंग जो होती है जुडिशियल होती है, जो लेजिस्लेटिव होती है डिपार्टमेंट की, अब वे हमें एम्पल डाटा प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड एम्पल डाटा फॉर स्टडिंग द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी, कि उस टाइम पे सोशल पॉलिसी कैसी थी और रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, कैसे कैसे वो काम करती थी, ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक, वन बाई लाइन पढ़ेंगे हम, कुछ भी डाटा हमारे से छूटना नहीं चाहिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, डीप में कितना पूछ ले, इस चैप्टर से कितना पूछ सकते हो, एक बार इसको देख लें, अगर ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो फिर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा बाहर। जैसे जेम्स रेनल के बारे में बताया मैंने, फर्स्ट सर्वेयर था, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ऐसे ही लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कवर करेंगे हम, धीरे धीरे पूरी स्पेक्ट्रम को ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे और अंडरलाइन कर लेते चलना मेरे साथ के साथ में, जो आपको खुद इतनी मेहनत ना करनी पड़े। चलो करते हैं आगे। कॉलोनियल, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल आर मेंशन इन द, अब इसका मतलब है जो एजुकेशन के रिकॉर्ड हैं वो किस में पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम के जो रिकॉर्ड है वो एजुकेशन रिकॉर्ड्स में पाएंगे, और जो द पेपर बियरिंग ऑन द इमरजेंसी, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसके रिकॉर्ड किस में पाएंगे, पब्लिक सीरीज में। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट वर ए पार्ट ऑफ पब्लिक सीरीज ऑफ होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड। होम डिपार्टमेंट जैसे अभी अमित शाह संभाल रहे हैं अपने, तो होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड होंगे ना, उसमें क्या पाएंगे, कैसे कैसे भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट इमरजेंस हुई। बट इन 1907 में एक नई सीरीज ऑफ रिकॉर्ड बनाई गई थी, होम पॉलिटिकल was started to deal exclusive with the, किस किस के बारे में, एक तो पॉलिटिकल एक कम्युनल इश्यूज, दो होम पॉलिटिकल किसके बारे में डील कर रही है, एक तो पॉलिटिकल और एक कम्युनल इश्यूज के बारे में। द रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स ऑफिस आर वेरी यूजफुल फॉर एनालिसिस स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ 1920 से 1937 के बीच में, किस में है, रिफॉर्म्स ऑफिस, रिफॉर्म हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ होगा, तो कौन से में क्या है, एक बार ये गो थ्रू कर लेना इसको अच्छे से, जो आपको अगर इनसे क्वेश्चन बने तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सको कि भाई एजुकेशन में एजुकेशन रिकॉर्ड्स होंगे, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई वो होम डिपार्टमेंट में होंगे, कैसे भाई पॉलिटिकल और कम्युनल के लिए एक अलग होम पॉलिटिकल बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट कैसे इसके लिए एक रिफॉर्म्स ऑफिस हो गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अब हम देखेंगे कि आर्चीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जो जैसे प्रोविंस वगैरह होते थे तो उनके पास भी तो रिकॉर्ड होंगे ना, वो कैसे रखते थे। द सोर्स मटेरियल इन द स्टेट आर्चीव्स कंप्राइज ऑफ द रिकॉर्ड वे करते हैं, एक तो जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, जो पहले के ब्रिटिश राज के प्रोविंस थे उनके रिकॉर्ड। द एस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट, अब जो प्रिंसली स्टेट हैं वे, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन आफ्टर 1947, जो इंडिया में हमने मिला लिए थे 1947 में, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके रिकॉर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। तीसरा है द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन दोज ऑफ द ब्रिटिश, जो कि जो वही गोवा वगैरह थे जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थे ब्रिटिश से अलग, उनके रिकॉर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंडियन पावर विच वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, फॉर इंस्टेंस द आर्चीज ऑफ किंगडम ऑफ लाहौर पॉपुलरली नोन एज खालसा दरबार, एक जो लाहौर किंगडम के रिकॉर्ड्स थे इन्हें बोलते हैं खालसा दरबार। रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1800 टू 1849, इसके बीच में जो रिकॉर्ड है वे भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में केप्ट रखे हुए हैं। और इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल इम्पोर्टेंट हैं ये। अनदर इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक आर्चीव्स इन इंडिया इज दी, अब हमें ये बताएंगे कि जो भाई मराठा थे, पेशवा थे, उनके रिकॉर्ड कहाँ रखे हुए हैं। पेशवा दफ्तार उसका नाम था, हाउस्ड इन एलिनेशन ऑफिस, ऑफिस कहाँ पे, इसका पुणे में ये पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें किसके रिकॉर्ड है, मराठा हिस्ट्री के, ऑलमोस्ट ए सेंचुरी के रिकॉर्ड है ये, कि ये भाई एक सेंचुरी में जो हुआ था, ये किस से पहले के हैं, जब पेशवा फ़ैल हुआ था, मतलब कि जो गिरा था पेशवाई, उससे पहले के रिकॉर्ड कहाँ रखे हुए हैं, एलिनेशन ऑफिस पुणे में, इसको बोलते हैं कि हाँ पेशवा दफ्तर।
अब इसके बाद हम देखेंगे जो अलग अलग, जैसे राजस्थान के रिकॉर्ड कहाँ रखे होंगे। फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान, जयपुर, ब्रिटिश, जोधपुर, उदयपुर एक्सेट्रा, जो भी ये ज़िले हैं जयपुर राजस्थान के, इनके कहाँ होंगे, इनके होंगे राजस्थान स्टेट आर्चीव्स एट बीकानेर, बीकानेर में। तो स्टेट पीसीस में पूछ सकते हैं, कहाँ पे है, बीकानेर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के कहाँ होंगे, जम्मू कश्मीर के होंगे डोगरा रूल फ्रॉम 1846, इसके होंगे जम्मू में। डोगरा रूल फ्रॉम 1846 इन जम्मू कश्मीर कैन बी स्टडीड इन वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ स्टेट पेपर्स हाउस्ड एट जम्मू। और जो बाद के बच गए, जैसे अपने ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रेवा, इनके कहाँ पे होंगे, मध्य प्रदेश, ट्रावणकोर, कोची इन केरला, मैसूर इन कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, इनके यहाँ पे है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। या फिर आप नज़र लगा सकते हो कि ऐसे ऐसे ये हैं, उससे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पढ़नी है ये बुक लाइन बाय लाइन, ये नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन के आ जाए, जो और ना पढ़े लेकिन आपको पढ़ के जाना होगा। अब हम देखेंगे आज चीज़ ऑफ 3 प्रेसिडेंसी। अच्छा, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होंगी अपनी एक बार देख लेंगे। तो 3 प्रेसिडेंसी हैं अपनी, एक तो बंगाल, एक अपनी मद्रास, और एक है अपनी बॉम्बे। देख लेते हैं इनके रिकॉर्ड कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो जो बंगाल के रिकॉर्ड है मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गए थे। द अर्ली रिकॉर्ड ऑफ फोर्ट विलियम्स बंगाल प्रेसिडेंसी वर लॉस्ट ड्यूरिंग द सैक ऑफ कलकत्ता इन 1756 में जो हुआ था, उसके बाद भी डिस्ट्रॉय हो गए थे फोर्ट विलियम्स में। बट द आर्चीव्स ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, जो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी ना, उसके बाद के रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, जैसे प्लासी हुई थी 1757 में, वे सर्वाइव हुए हैं मोर और लेस इन कंप्लीट सीरीज विच आर पार्शली अवेलेबल इन। एक तो हुए नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में, और दूसरे हैं वे स्टेट आर्चीव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में, 2 जगह वे रखे हुए हैं। द रिकॉर्ड ऑफ मद्रास, अब मद्रास के कहाँ हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के, वे स्टार्ट होते हैं 1670, 1670 से। अब ये हमें बताएंगे कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्ट्रगल किया है, कैसे उन्हें पॉलिटिकल पावर गेन किया, कैसे उनकी एंग्लो मतलब कि इंग्लैंड, इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई हुई है। तो ये हमें बताएंगे मद्रास वाले। In these records, there is a plenty of information bearing on the rise of English, कैसे rise of East India Company as a political power in the southern Deccan, including the Anglo-French struggle, कैसे उनके बीच में लड़ाई हुई, and the English conflicts with other Indian powers, कैसे कैसे उनकी और इंडियन पावर के साथ लड़ाई हुई। द आर्चीव्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हाउस्ड इन मराठा। अच्छा, जो आर्चीव्स है बॉम्बे का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, हाउस इन महाराष्ट्र, सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस मुंबई। अच्छा, जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड हैं वे सारे मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध एंड द कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट वाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन मैसूर इन 1956। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी के हमने पढ़ लिए। सबसे पहले कौन से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही साथ में आपको याद हो जाए। बंगाल के कहाँ मिलेंगे, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के हैं, एक तो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में, एक स्टेट आर्चीव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में। मद्रास के कहाँ मिलेंगे, मद्रास के हमें मिलेंगे ये, इसमें मेंशन नहीं कर रखा ये प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद देख लेते हैं कि बॉम्बे, भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे महाराष्ट्र में, सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस मुंबई। अब देखेंगे आर्चीव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर, जैसे फ्रेंच हो गई, पोर्टुगीज हो गई, उनके कहाँ कहाँ पे है। द आर्चीव्स रिलेटेड टू पोर्टुगीज प्रिजर्व्ड इन गोवा, कहाँ पे है, पोर्टुगीज के गोवा में, मेनली बिलोंगिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1700 से 1900, 1700 से 1900 तक के जो पोर्टुगीज के रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेंगे, हमें गोवा में। अब हम देखेंगे कि जो गोवा में पोर्टुगीज की थे ना रिकॉर्ड्स, वो हमें कैसे मिलते हैं। द ऑर्डर्स एंड डिस्पैचेस, मतलब कि यहाँ से जो हम भेजते थे ऑर्डर, या फिर जो वहाँ से आते थे। अच्छा, कहाँ से, लिस्बॉन से। लिस्बॉन क्या कैपिटल है पोर्टुगीज़ की। तो ये मेनली रिकॉर्ड है कि भाई यहाँ से वहाँ कुछ लेटर भेजे जाते थे, वहाँ से यहाँ। तो ये मेनली रिकॉर्ड्स किसका है, ये पोर्टुगीज़ का है। द ऑर्डर एंड डिस्पैचेस फ्रॉम लिस्बॉन रिसीव्ड इन गोवा, गोवा में, जैसे लिस्बॉन से गोवा। एंड द रिस्पॉन्सेज एंड रिपोर्ट्स, जो हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे। डिस्पैच फ्रॉम इंडिया टू पोर्टुगीज़, वहाँ से यहाँ भेजना और यहाँ से वहाँ भेजना। constitute the most significant historical material among the Portuguese archives, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, मतलब वो कह सकते हैं ना, वैल्यूएबल है, कि ये झूठ नहीं बोल सकते। ये तो चिट्ठियाँ जो लिखी गई हैं। द डच रिकॉर्ड, अब डच के कहाँ होंगे,
द डच रिकॉर्ड ऑफ कोच्चि एंड मालाबार आर इन मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। तो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में किसके हैं? डच के हैं। अगर ये क्वेश्चन बन जाए, ये उसमें बनेगा अपना फिल्म जो होते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, भाई लिस्बन वगैरह जैसे ये हैं, डच के कहाँ हैं? मद्रास में। डेनिश के कहाँ हैं? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किसके कहाँ पे हैं। तो डच रिकॉर्ड्स ऑफ कोचिन एंड मालाबार आर इन मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस एंड दोज ऑफ चिंसुरा इन द स्टेट आर्चीव्स ऑफ। चिंसुरा के कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। एम जैसे डच का है मालाबार रीजन के, और कोच्चि कहाँ है? मद्रास में। चिंसुरा के कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब जो फ्रेंच के हैं, द फ्रेंच आर्चीव्स ऑफ चंद्रनागौर एंड पोंडुचेरी, नाउ पुडुचेरी, वर टेकन बाई पेरिस। वे पहले ही पेरिस ले जा चुके हैं। कौन? फ्रेंच वाले, फ्रेंच अथॉरिटीज, बिफोर दे रेलिंग्विश दिस सेटलमेंट्स। द आर्चीव्स ऑफ डेनिश, अब डेनिश के रिकॉर्ड्स कहाँ होंगे? द डेनिश पोजेशन वर आल्सो ट्रांसफर्ड टू कोपनहेगन, ये वापस ले जा चुके हैं कोपनहेगन में। वहन दी, उन्होंने क्या सोल्ड कर दिया था? डेंस सोल्ड्स ट्रैंकोबार एंड सिरमपोर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब किया था? 1845 में। ये आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली कि भाई जो डेनिश थे उनके रिकॉर्ड कहाँ होंगे? कोपनहेगन में वापस ले गए। फ्रेंच वालों के पेरिस में, डच वालों के मद्रास ऑफिस में, पोर्टुगीज वालों की गोवा में। मैच द फॉलोइंग्स में हो जाएगा ये। और जो सिरमपुर और ट्रैंकोबार है, ये कब बेचे गए थे? ये बेचे गए थे 1845 में। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। द रिमेनिंग डेनिश रिकॉर्ड्स मेनली रिलेटिंग टू ट्रैंकोबार, कब से कब के बीच में? 1777 से 1845, आर नाउ हाउस्ड इन मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। तो ये मद्रास में है। तो डच का भी और जो डेनिश का है, इनका मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिकॉर्ड्स। भाई जुडिशियल रिकॉर्ड्स में कौन कौन से हैं? जुडिशियल में इतना कुछ खास नहीं है। जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है ना, वे मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में हैं। कुछ भी रखे गए हैं, कुछ अब आगे देखेंगे कि डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। द आर्चीव्स ऑफ द मेयर कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज बिगनी, सबसे पहले का ये। द आर्चीव्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज बिगनिंग फ्रॉम AD 1689 आर द अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ये सबसे पहले के जो जुडिशियल आर्चीव्स है ना, वे ही हैं। द प्री प्लासी रिकॉर्ड्स ऑफ मेयर कोर्ट एट फोर्ट विलियम हैव बीन लॉस्ट, वे लॉस्ट हो चुके हैं, उनका कोई काम नहीं है। बट दोज फॉर ईयर 1757-73 आर केप्ट इन रिकॉर्ड्स एट। लेकिन जो मेयर कोर्ट के हैं फोर्ट विलियम्स के, वो कहाँ पे हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट में। लेकिन 1757 से 1773 वाले, अलोंग विद द आर्चीव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के भी। सिमिलरली द रिकॉर्ड्स ऑफ मेयर कोर्ट एट बॉम्बे एस्टेब्लिश, जो मेयर की कोर्ट थी बॉम्बे में, जो बॉम्बे वाली है, उसके कहाँ पे होंगे? अब वो देखेंगे। एस्टेब्लिश इन 1728 में, आर अवेलेबल इन महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेयर की कोर्ट थी बॉम्बे की, वो कब बनी थी? 1728 में। उसका रिकॉर्ड कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस, which also has the custody of archives of Bombay Recorder Court, तो इसके भी उसी के पास है। and the Supreme Court. Apart from the containing the proceeding and minutes, this category of records contain copies of wills, probates, letter of administration, which are useful for genealogical studies and for investigation pertaining to state of society and economic condition in the respective religions. इसमें सिर्फ याद करने का यही है कि जो सबसे पहले वाले हैं वे कौन से हैं? मद्रास में। जैसे जुडिशियल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ रखे गए? मद्रास रिकॉर्ड में। अच्छा, जो बॉम्बे के हैं वे महाराष्ट्र में। पता ही है कि बॉम्बे कहाँ है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो अपने बॉब द बिल्डर वाले हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे वाले। अब पब्लिश आर्चीव्स देखेंगे कि भाई ये हैं क्या। ये वे पेपर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती थी उस टाइम पे, या तो कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होगी अपनी, या जो भी गवर्नमेंट ने अपने पेपर पब्लिश किए थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्चीवल पब्लिकेशंस आर द पार्लियामेंट्री पेपर्स which include many excerpts from the record of East India Company and Government of India under the Crown। और इसमें जो रिपोर्ट्स वगैरह ना, द रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी, जो वे पब्लिश करती थी, जैसे कि वेरियस रॉयल कमीशंस कॉन्स्टिट्यूटेड, जैसे रॉयल कमीशंस बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट थे वे? एक तो एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स, फेमाइंस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो इन पे जो रॉयल कमीशंस बनी थी, वे जो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती थी, तो वे आर्चीव्स के रूप में ले सकते हैं कि भाई वे भी हमें बताएंगे कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। ऑन इंडियन एम्पायर आर इंडिस्पेंसिबल द
प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, द वीकली गैजेट, जो वीकली गैजेट आता था पब्लिश बाय द सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड कलेक्शंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इशूड, जो लॉ एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनते आए होंगे, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो सर्व एज यूजफुल सोर्स मटेरियल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। अच्छा, ये तो हो गया जो हमने पब्लिश किया था। अब जो बच गए हुए हैं प्राइवेट आर्चीव्स, कुछ लोगों ने भी अपने पास लग रखे होंगे म्यूजियम्स वगैरह में, वे देखते हैं। प्राइवेट आर्चीव्स कंप्राइज पेपर एंड डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिविजुअल, पेपर और डॉक्यूमेंट जो कि इंडिविजुअल के हैं या फिर पूरी फैमिली के हैं, फैमिलीज ऑफ नोट वो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे। द पेपर्स ऑफ एमिनिएंट लीडर्स हो गए, जैसे ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो भाई ऑर्गेनाइजेशंस होगी लगी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर हाउस्ड इन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो बना हुआ है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जैसे रिपोर्ट रखी हुई हैं। एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली, द आर्चीव्स ऑफ बैंक, बिजनेस हाउसेज एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। तो जो बैंक वगैरह के, बिजनेस वगैरह चैम्बर्स के, इनके जो पेपर है ना, वो भी हमें इकोनॉमिक चेंज जैसे होता है कि भाई पहले क्या वैल्यू थे रुपये की, अब क्या वैल्यू है पैसे की, तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे आर्चीव्स और कैसे हम स्टोर करके रखे हुए हैं हमने। अब फॉरेन रिपोजिटर्स, रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि भाई लार्ज अमाउंट में जहाँ पे कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वगैरह जमा होते हैं तो उसको बोलते हैं रिपोजिटरीज। तो फॉरेन में जहाँ जहाँ जमा है उसके बारे में देखेंगे हम। अब हम देखेंगे इसके बारे में, द वास्ट बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज अवेलेबल इन रिपोजिटरीज ऑफ ईस्ट वाल इंपीरियल पावर्स। इसमें यह बताया गया है बस कि भाई जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे जिन्होंने रूल किया ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इंग्लैंड वालों ने, उसके रिकॉर्ड कहाँ रखे गए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड पोजेस वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनमें, जैसे भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन लेते थे, जनरल कोर्ट क्या डिसीजन लेते थे, जो वेरियस कमेटीज़ बनाई गई थी हमारी, वे टाइम टू टाइम क्या किया उन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे जो पॉलिटिकल फीचर्स देखते थे, उन्होंने क्या क्या किया, और द बोर्ड ऑफ कमिश्नरी फॉर अफेयर्स ऑफ इंडिया, ये जो बनाए गए थे इन्होंने क्या क्या किया। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखे हुए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में। एंड द रिकॉर्ड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे, एंड द इंडियन काउंसिल, उन्होंने क्या क्या किया। द ब्रिटिश म्यूजियम पोजेस कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑफ वेरियस ब्रिटिश वाइस रॉय के बारे में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में, द अदर हाई रैंक एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हु वर पोस्टेड इन इंडिया। द आर्चीव्स ऑफ मिशनरी सोसाइटी फॉर इंस्टेंस ऑफ चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन प्रोवाइड, ये हमें बताएंगे कि भाई उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। इनटू द एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, कैसे इन्होंने एजुकेशन की डेवलपमेंट की, कैसे सोशल डेवलपमेंट की इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले। द आर्चीव्स नेशनलिस्ट पेरिस, अब इसमें फिर हमें बताएंगे कि भाई जो रिकॉर्ड है ना, द रिकॉर्ड ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कहाँ पे हैं, रिजक्ट चीफ में, और जो डेनिश और पोर्टुगीज़ के हैं उनके कहाँ पे हैं, कोपनहेगन और लिस्बन में। सिर्फ यही बताया गया है इन पैराग्राफ में। इससे अलग ये हमें बता रहे हैं कि जो यूरोपियन नेशंस है ना, उनके जो रिकॉर्ड होंगे उनसे अलग जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अपने हुए हैं पाकिस्तान के, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके कहाँ पे रखे होंगे, लाहौर में, वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर में। ठीक है, और पेशावर के रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, पेशावर के सिंध में। सिर्फ यही बताया गया है इसमें हमने। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिसाइड शेडिंग लाइट ऑन इंडिया रिलेशन विद अफगानिस्तान, इसमें बताया गया कि इंडिया कैसे रिलेशन रहा अफगानिस्तान, ईरान और नेबरिंग कंट्री के साथ। अब हम देखेंगे बायोग्राफीज जो भी लिखी गई हैं, मेमोइर्स मतलब ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और ट्रैवल अकाउंट्स। इस चैप्टर में से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको करना ही है। अगर कंप्लीट बुक कवर कर रहे हैं हम स्पेक्ट्रम, तो ये भी करना पड़ेगा कि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन उठा कर दे दें। तो मैनी ट्रेवल्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज जो कि मारते हैं, एंड सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया हैव लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर इम्प्रेशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं, जो भी ये लोग थे, कि भाई हमें कैसा लगा इंडिया, कैसा क्या है इसके अंदर। एन इम्पोर्टेंट ग्रुप अमंग दीज राइटर्स वाज दैट ऑफ ए मिशनरीज हु रोट। मिशनरी मतलब मारने वाले होते 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, तो एक ही वर्ड के कई मीनिंग है। हु रोट टू एनकरेज देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज टू सेंड मोर मिशनरीज टू इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एनुअलाइजिंग इट्स inhabitants. In this journal, Bishop Haber's journal
जनरल एंड अबे डिबोस, इसमें हमें बताया गया कि जो हिंदू के कस्टम्स थे ना और जो मैनर्स थे वो किस तरीके से डिग्रेड हुए और किस तरीके से ब्रिटिश का राइज हुआ। इंडियन पावर्स तो डिक्लाइन पे लगा दी, और कैसे ब्रिटेन का राइज हुआ, और सोशल इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इंडिया की, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, किसमें बताया गया है? एक जनरल है बिशप हेबर्स जनरल एंड अबे डुबोइस। सम ऑफ फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रोट ट्रैवल अकाउंट वर जॉर्ज फोस्टर, इन्होंने लिखा है। बेंजामिन हेन, इन्होंने लिखा है। जेम्स बर्न्स, इन्होंने लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि किसने क्या लिखा है। तो नरेटिव्स ऑफ ए विजिट टू कोर्ट ऑफ सिंधे। अब अलेक्जेंडर ने क्या लिखा है? अलेक्जेंडर ने लिखा है ट्रेवल्स इनटू बोखरा। सीजेसी डेविडसन ने क्या लिखा? डायरी ऑफ ट्रैवल एडवेंचर इन अपर इंडिया। डेविडसन डायरी, ऐसे रिलेट कर लो। जॉन बटलर, बटलर ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम, तो असम के बारे में उन्होंने लिखा है। अब फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर जो ब्रिटिश के नहीं थे वे कौन कौन से थे और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो विक्टर ने लिखा है लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग ए जर्नी इन ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर। ये कश्मीर वैसे बोलते हैं कश्मीर ड्यूरिंग ईयर्स 1828 टू 29 से लेके 1831 तक। अब बैरून चार्ल्स, चार्ल्स ने क्या लिखा है? ट्रैवल इन कश्मीर एंड पंजाब। चार्ल्स तो घूमने आ गया हुआ है कश्मीर और पंजाब में। विलियम एंड विलियम मोरकॉफ्ट, दिस ट्रैवल अकाउंट्स आर इंडिस्पेंसेबल, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड जनरली रिलायबल सोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री, मतलब ये सोर्स जो हमें रियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इस पैराग्राफ में यही बताया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, ये हमें रियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो न्यूज़पेपर थे वो जर्नल थे वो मोस्टली अपने 19 और 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। और जो न्यूज़पेपर थे वो एक तो इंग्लिश, एक फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज जो जाके मराठी है, जैसे मराठा, मराठी में भाई जो अलग अलग स्टेट थे उनकी अलग अलग लैंग्वेज, आसाम आसामी में, वैसे स्टार्ट हुए थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। और जो पहला अटैम्प्ट न्यूज़पेपर जो छापा था ना वो था इंग्लैंड वाला ही, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर एम्प्लॉय। उसने ये इसलिए छापा था पहला न्यूज़पेपर कि जो माल प्रैक्टिस, मतलब कि जो प्राइवेट ट्रेड होने लग रहा था ना, ब्राइबरी होने लग रही थी, उसको कैसे न कैसे एक्सपोज किया जाए। अब इसके बाद फॉर इंस्टेंस इन 1776 में जो विलियम बोल्ट थे ना उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। बीइंग क्रिटिसाइज बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर प्राइवेट ट्रेडिंग, उनको इसकी वजह से रिज़ाइन करना पड़ा कंपनी से। और उनके बाद उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर की कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्होंने होने नहीं दी। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान एंडेड बिफोर मेटलाइजिंग, कि वो पूरा होने से पहले उनको रोक दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अपना वो है 2012 आ चुका है। इन 1780 जेम्स सिक्की, अगस्टस सिक्की जो थे उन्होंने पहला न्यूज़पेपर छापा था इंडिया का, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा नाम जो पूछ सकते हो वो कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र। कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र एक की प्रेस वाज सीज, 2 साल के अंदर अंदर उसकी प्रेस को सीज कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया था। द कलकत्ता गैजेट, अब कुछ न्यूज़पेपर जो आए थे एक बार देख लो। द कलकत्ता गैजेट आया 1784 में, मद्रास कोरियर आया 1788 में, द बम्बई हेराल्ड आया 1789 में। फिर जो न्यूज़पेपर और जर्नल होते थे ना वो किस लिए होते थे? प्राइमरली वे होते थे किसकी रिक्वायरमेंट के लिए? कैटरिंग टू द इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट ऑफ, जो यूरोपियन थे उनके, जो भाई एंग्लो इंडियंस थे, जो इंडियंस तो थे लेकिन इंग्लिश मतलब उनको आती थी, उनके लिए होते थे कि भाई उनके एंटरटेनमेंट के लिए। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मैनी पावरफुल न्यूज़पेपर अपीयर्ड, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर आए थे, मतलब जो पावरफुल थे अपने आप में, जिनको लोग पढ़ते थे। एडिटेड एंड पब्लिश बाई डिस्टिंग्विश एंड फियरलेस जर्नलिस्ट। इंटरेस्टिंगली नियरली जो 1/3 मेंबर थे ना, जो 1/3 थे मतलब कि 3 में से 1, वे थे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। वे जर्नलिस्ट थे। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी उसमें से जो 1/3 मेंबर थे वे सारे के सारे जर्नलिस्ट थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ न्यूज़पेपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सम ऑफ देयर पब्लिकेशंस वर, जैसे कि द हिंदू। अब द हिंदू जो है ना एंड स्वदेश मित्र, ये किसने लिखे थे? द हिंदू एंड स्वदेश मित्र।
सुब्रमण्यम अय्यर ने, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने, अच्छा बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर एन सेन, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट जीपी वर्मा। अब इसके बाद कुछ और न्यूज़पेपर थे जो इम्पोर्टेंट हैं, द ट्रिब्यून एंड अखबार आम इन पंजाब, इंदू, ध्यान प्रकाश, काल एंड गुजराती इन बॉम्बे एंड सोम प्रकाश बनगांववासी एंड साधारणी इन बंगाल वर अदर नोटेड न्यूज़पेपर ऑफ द टाइम। इंडियन नेशनलिस्ट, अब उनके बारे में देखेंगे जो बाहर रह के जिन्होंने न्यूज़पेपर प्रकाशित किए अपने। इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी लिविंग अब्रोड पब्लिश न्यूज़पेपर एंड जर्नल, जैसे इंडियन सोशलिस्ट किसने किया था, लंदन में किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अच्छा वंदे मातरम, वंदे मातरम पेरिस में हुआ था मैडम कामा ने। तलवार ये किया था बर्लिन में हुआ था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। गदर सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल ने। इनटू ये किस लिए किया गया था कि जो फीलिंग है नेशनलिज्म की वो बाहर के देशों में भी बढ़ जाए। अब हमें बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो न्यूज़पेपर है ना वो डिपिक्ट करते हैं हर फॉर्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि हर एस्पेक्ट लाइफ का कॉलोनियल इंडिया में और मोस्टली अराउंड 1870 के दौरान। फ्रॉम द 1920 ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर टैकल्ड द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग, जो मेजर इवेंट्स थे ना वो सारे दिखाए जाते थे न्यूज़पेपर में। लेकिन हाउएवर न्यूज़पेपर अकाउंट्स कैन नॉट बी सीन एज अनप्रेजुडिस्ड, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव थे, कम्प्लीटली ही अनबायस्ड थी, ऐसा कुछ नहीं, वे अपने अकॉर्डिंग होते थे। जैसे कि द अकाउंट्स दैट वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर in London by the pro-British Raj people were bound to different from the report in an Indian nationalist paper। जो ब्रिटिश वाले छापते थे उसमें अलग होता था, इंडिया वाले छापते थे उनमें अलग होता था। आपको बताइए जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही लिखेगा। अब लास्ट जो एविडेंस बच गया ना, जो आर्कियोलॉजिकल चल रहे हैं, वो ओरल एविडेंस बच गया। अब जो ओरल हिस्ट्री है ना वो हमें बताएगी कि जो नॉन रिटन सोर्सेज हैं, कि जो भाई वर्बल बात हुई है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि पर्सनल रेमिटेंस, भाई पीछे की बातें खुद याद करना। ओरल सोर्सेज ऑल्सो हिस्टोरियन, ओरल सोर्सेज अलाउ करते हैं हिस्टोरियन टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ देयर डिसिप्लिन, कोरोबरेट देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि जो ओरल सोर्सेज थे वो माइंड को ब्रॉडन करते थे, भाई और इसके बारे में सोचो समझो खोलो फाइंड करो चीज़ों को, and their finding from sources of history। However, many historian remains skeptical, मतलब कि शक की नज़र से देखते थे of the veracity of oral history, कि भाई ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। veracity मतलब सच्चाई है या नहीं इसमें। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्रिएटिव लिटरेचर, जो भाई लिटरेचर जो बुक्स वगैरह नॉवल वगैरह लिखी हुई हैं वो किसने लिखी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता 101% कि किसने लिखी हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द इंडिया यूरोपियन कॉन्टैक्ट, जो हमारा इंग्लैंड वालों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही निकल के आया है, वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ द नोवेल विच एमर्ज इन लेटर, जो कि लेटर 19th सेंचुरी में निकल के आई है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द पीरियड वाज, जो सबसे पहला था वो था बंगाली लिखी थी नोवेल बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सी नोवेल लिखी थी, बंगाली, किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखी है, 1838 से 94 तक। हिज नॉवेल्स आर मोस्टली हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें। द बेस्ट नोन अमंग देम वाज, अब जो क्वेश्चन 100 बार पूछ चुका है, आनंद मठ किसने लिखी है और कब लिखी है और किसके ऊपर है, ये है सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर। इसमें वंदे मातरम भी है, 1760 में हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। और जो इसकी लास्ट नॉवल थी वह थी राजसिम्हा, कैन बी कॉल्ड द ग्रैंड फिनाले टू हिज रिमार्केबल कैरियर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक तो बंगाली, एक आनंद मठ, एक राजसिम्हा। अब देखेंगे हम इच्छाराम सूर्याराम देसाई, इच्छाराम सूर्याराम देसाई, इन होगा जो कैरियर रहा वो 1853 से 1912 तक रहा है। वाज फाइन स्कॉलर ऑफ मेडिवल गुजराती लिटरेचर हिस्ट्री, ये इनकी जन्म तिथि हैं, 53 में जन्म हुआ था, 12 में मृत्यु हो गई थी। इस इनकी जो पहली नॉवल थी वह हिंदेन ब्रिटानिया was one of the earliest Indian novel with political overtones। तमिल राइटर्स लाइक गिरिजा देवी, अब जो तमिल है उनके देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड राम तीर्थमल, इन्होंने लिखा था मोहन राजरानी एंड दशीकालीन मोसावालई।
अच्छा, गिरिजा ने लिखा राजरानी, जो राम थे राम तीर्थमल, उन्होंने लिखा था द सिकलेन। ऐसे ही याद करना आपको भी। आल्सो मेड द नोवेल एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। अब जो जीवी कृष्णा राव अब जो जीवी कृष्णा राव केल्लुगुमाली हैं, इन्होंने लिखा था द पपेट्स 1956 में। हिंदी तेलुगु वाज कंसर्न विद द मोरल एस्पेक्ट एंड बिहेवियर ऑफ रूलर पीपल्स के ऊपर था द पपेट्स। अब वाइकोम सत्याग्रह भी हो आगे देखेंगे, लेकिन वाइकोम याद करो। द वाइकोम मोहम्मद बशीर 1910 में 1944 वाज वन ऑफ द एमिनेंट राइटर इन मलयालम हुज फेमस नोवेल वाज। वाइकोम की कौन सी थी? बाल्याकल सखी। द चाइल्डहुड फ्रेंड्स 1944 वाज ए ट्रेजिक टेल ऑफ लव। ये इनकी ट्रेजिक टेल थी, मतलब एक लव के ऊपर इन्होंने बुक लिख दी थी। सिमिलरली थकाजी शिवा शंकरा पिल्लई, पिल्लई जी ने कौन सी लिखी थी? अब बिकेम प्रोमिनेंट फ्रॉम टू हिज एक्सट्रीमली वेल, इन्होंने दो लिखी थी, एक तो टोटीयूडी मक्खन और एक चेमीन। अच्छा, टोटीयूडी मक्खन मतलब सन ऑफ स्कैवेंजर्स और चेमीन मतलब श्रिम्प्स 1956। Despite having different educational background and social outlooks, all these writers shared a strong sense of realism and deep interest in life and मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे वे। एंड oppressed sections of the society, these novel give a picture of social milieu। milieu होता है मीटिंग वगैरह ऑफ द डेज दे रिलेटेड टू, मतलब उस टाइम पे जो milieu होता है इन्वायरमेंट, उस टाइम कैसा सा इन्वायरमेंट था अपना। इसके बाद आएगा अपना पेंटिंग। some information on the social, economic, political and cultural life। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल कैसी लाइफ थी उस टाइम पे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, हम ये कैसे पता कर सकते हैं? पेंटिंग के थ्रू। द कंपनी पेंटिंग, तो जो कंपनी की पेंटिंग थी उन्हें हम बोलते थे क्या? पटना कलम। पटना कलम ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। एमर्ज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे पटना कलम जो पेंटिंग थी वो पॉपुलर हो गई थी। दीज पिक्चर्स द पीपल एंड सीन्स, ये वैसे के वैसे बता देती थी कि भाई उस टाइम पे कैसे कैसे लोग थे। पीपल एंड सीन एज दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, ट्रेड्स, फेस्टिवल, डांस, ये सारी चीज़ों के बारे में। द अटायर ऑफ पीपल मतलब रीति रिवाज, अटायर्स मतलब रीति रिवाज, वो पीपल आर विजिबल इन दीज वर्क्स। कंपनी पेंटिंग्स कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी अंटिल द इंट्रोडक्शन। जब तक फोटोग्राफी नहीं आ गई ना, उससे पहले पेंटिंग से ही काम चलता था। अब हम देखें द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस। भाई उन्होंने कौन कौन सी इमेज प्रोड्यूस की? पेंटिंग्स। अब जो पेंटिंग्स थी, पेंसिल ड्राइंग्स थी, इचिंग मतलब होता है कि भाई स्टिक और रिकॉर्ड्स पेंटिंग जैसा ही होता है। पोस्टर्स एंड कार्टून्स एंड बाजार पेंट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ, जो 1857 रिवोल्ट का हुआ था, ये पेंटिंग्स की गई थी उसके बारे में जो हमें बताती हैं। द ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर इमेजेस दैट मींट टू प्रोवोक ए रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। ये कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो बिल्कुल इमोशंस को प्रोवोक कर देती, उकसा देती थी लोगों के। सम ऑफ देम कमेमोरेट द ब्रिटिश हीरो हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड द रेबल्स। इसमें से कुछ ऐसी पेंटिंग है जिन्होंने, वो अपने आप को मानते नहीं है हीरो के जैसे कि भाई हमने एज ए हीरो कुछ किया है और जो रेबल्स उनको दबाया, तो वैसी भी पेंटिंग है। अब रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये किसने की थी? थॉमस जोन्स बार्कर ने। रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जोन्स पार्कर 1859 इज वन सच एग्जाम्पल। ये ऐसी ही पेंटिंग है। आफ्टर अनदर पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड इज, यह है मेमोरियम, यह है जोसेफ ने की थी नोल पेंट। मेमोरियम जोसेफ रेल पेंट रिकॉर्डिंग इन पेंटिंग टू ईयर्स ऑफ रिवोल्ट। इसमें बताया गया 2 साल का 1857 का जो रिवोल्ट चला था अपना। वन कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे हेल्पलेस ने हडल्ड इन ए सर्कल लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, इनोसेंट के जैसे खड़े हैं। seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death, डेथ की वेट करते हुए। अब जो नेक्स्ट, दिस पेंटिंग ऑफ म्यूटनी पीरियड आर इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोरी, मतलब ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। अब कालीघाट पेंटिंग, ये 1000 बार हो चुका कालीघाट पेंटिंग, ये है कलकत्ता की। इन 19th सेंचुरी डिपिक्टेड और नॉट, ये खाली मैथोलॉजिकल फिगर नहीं बताती बट ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताती हैं जो एवरीडे उस वहाँ पे चली हुई थी। दीज पेंटिंग्स मेड ए कॉमेंट ऑन सोशल ईवल, जो उस टाइम पे गलत चीज़ें चल रही थी ना सोशल ईवल के नाम पे। सम ऑफ दिस पेंटिंग, ये उसी के बारे में बताती हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी न्यू आर्ट, एक नई आर्ट आ गई थी
इट्स प्राइमली स्टिमुलस फ्रॉम द ग्रोइंग नेशनलिज्म, एक नेशनलिज्म की जो भावना थी लोगों की, उससे ये आर्ट निकल के आई है। आर्टिस्ट इनमें थे अपने जैसे नंदालाल बोस, राजा रवि वर्मा वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू ट्रेंड इन द राइज ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल जब बढ़ने लग रहा था, उसमें जो अपने प्रिंसिपल थे वे थे रविंद्र टैगोर, ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, मतलब प्रिंसिपल ने ये लीड कर रहे थे। इबल हैवल उन्होंने ज्वाइन किया था आर्ट स्कूल, ये कलकत्ता, इन कलकत्ता एज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल थे। और जो आनंद केंतिश कुमार स्वामी है, ये सन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं या उनके लड़के थे इन श्रीलंका। तो जितनी भी ये पेंटिंग है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक तो मैथोलॉजी को समझने के लिए, कल्चर हेरिटेज को, इंडिया की थीम को, जो मॉडर्न मूवमेंट हुई थी उनको समझने के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमने 1 बाय 1 जितनी भी लाइन थी सारी लाइंस का मीनिंग देखा है, अच्छे से वो रीड किया, अच्छे से हाईलाइट किया है। जो दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रीड करनी है। ऐसे ऐसे हम हर चैप्टर कवर कर देंगे स्पेक्ट्रम का और हर बुक का जो भी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ये रीड करते जाना मेरे साथ, 100% आपकी सारी बुक कवर हो जाएंगी और दिमाग में बैठ भी जाएंगे। अब हम इसकी देख लेते हैं समरी। अब हम समरी देख लेते हैं। समरी में जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सारी कवर कर रखी हैं शॉर्ट फॉर्म में। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के हमने पढ़े हैं। एक तो आर्चिवल मटेरियल, ये वे हैं जो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन रिपोजिटर्स मतलब रिकॉर्ड्स हैं। अब पब्लिक में हमने पढ़े थे 3-4, जिसमें एक तो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, 3 प्रेसिडेंसीज थी अपनी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे वाली, और जुडिशल रिकॉर्ड्स थे कुछ। इसके बाद देखेंगे प्राइवेट। प्राइवेट में थे हमारे डॉक्यूमेंट और पेपर्स जो कि फैमिलीज़ के थे, जो इंपॉर्टेंट और इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं उनके थे। अब पढ़ेंगे फॉरेन रिपोजिटर्स, मतलब कि फ़ॉरेन में जो लंदन वगैरह में रिकॉर्ड अपने रखे हुए हैं। अब बायोग्राफीज़ और मेमोयर्स। बायोग्राफी मतलब किसी इंसान की, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट, इनकी जो बायोग्राफी हैं वो। अब इसके बाद देखेंगे न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर और जर्नल्स में कुछ तो इंडिया में हुए होंगे, कुछ अपने 12 बरोड में हुए थे, तो वो बताए गए हैं इसमें। अदर्स में जो ओरल है अपने, क्रिएटिव हैं, पेंटिंग है। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो पहला चैप्टर स्पेक्ट्रम का हमने ख़त्म कर लिया है। ऐसे ही हम हर चैप्टर स्पेक्ट्रम का ख़त्म कर लेंगे, और वो भी बिल्कुल डीपली, कोई ये चीज़ ना रहे कि वह छूट जाए। याद आपको करना है, करवा मैं रहा हूँ, बार बार रिवीजन जितनी बार करोगे ना, रिवीजन इज़ टू की टू सक्सेस जो बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं। 100% आपको ये 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर रहा इसमें। जो मैंने अंडरलाइन करवा, हाईलाइट करवा है, ये मोस्टली फैक्ट इसके, और जो ये अलग पेन से करवाइए तो आपको याद होना ही चाहिए कि भाई द पपेट्स किसने लिखी। मोस्टली इन्हीं से रिपीट होते हैं। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, या पीसीएस हो या यूपीएससी हो। 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या तो बुक्स आ जाएंगी, ऑथर आ जाएंगे उसके, या कोई नोवेल आ जाएगी फैक्चुअल, नहीं तो मेंस में ये आ जाएगा भाई न्यूज़पेपर और जर्नल किस लिए इंपॉर्टेंट थे, क्या वो बताते हैं। तो पहला चैप्टर अपना ख़त्म होता है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू गाइस।